कोरोना की इस महामारी के दौर में ये वक्त है वर्क फ्रॉम होम का। ज़्यादा से ज़्यादा जो कामकाज है वो आप इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं और इंटरनेट के ज़रिए आप अपने कामकाज के साथ-साथ अपनी खूब सारी जो फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो भी आप इंटरनेट के ज़रिए ही कर रहे हैं क्योंकि बैंकों में आना-जाना अब कम होता है। ऐसे में सवाल ये कि आप इंटरनेट के ज़रिए ये जो भी लेन-देन कर रहे हैं या फिर दूसरे काम कर रहे हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आपका फ़ोन, आपका गैजेट, आपका ये सारा का सारा इंटरनेट डेटा सुरक्षित है या नहीं? आज मीडिया बुद्धि में बात इसी पर। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा। तो इस इंटरनेट ईरा में जहाँ हम इन्फोडेमिक की बात करते हैं, टू मच इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वहाँ आज बात कर लेते हैं कुछ काम की चीज़ों की। क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। इस वक़्त आप बहुत सारे लड़ाई-झगड़ा देख रहे हैं, ट्विटर, फ़ेसबुक, सरकारों के बीच में कि कौन कितना आखिर हक जमा सकता है किसके डेटा पर। ये तो बड़ी नीतियों की बात हो गई। लेकिन अगर आम इंसान के नज़रिए से बात करें, हमारे आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने डेटा को सुरक्षित रखें, अपने फ़ोन्स को सिक्योर रखें? कैसे ये जानें कि कोई यहाँ हैक तो नहीं कर रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज बहुत सारी प्रैक्टिकल सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रही हैं। अपूर्वा सिंह, आप कानूनी सलाहकार हैं एसएफएलसी, द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इन इंडिया के साथ ही राधिका जलानी, आप भी वकील हैं और आप भी लीगल काउंसिल हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। अपूर्वा, अगर तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर सकूँ, आपको लगता है कि ये पिछले 2 साल से जब हम वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, इस वक़्त इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट पर जो फ़ॉर्जरी है, इस तरह की केसेज़ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये ज़्यादा चिंताजनक है? डेफ़िनेटली, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, हमने क्या देखा है जो लोग नॉर्मली ऑफ़िस में जाके रोज़ काम करते थे, अपने फ़िज़िकली फ़ाइल्स को यूज़ करते थे, वो सब ऑनलाइन यूज़ हो गए हैं। उसके साथ-साथ कई लोग ऐसे भी होते थे जिन्होंने पहले इंटरनेट का उतना इस्तेमाल नहीं किया था या कंप्यूटर का इस्तेमाल उतना नहीं किया था। जिसकी वजह से ये केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से पैंडेमिक शुरू हुई है। तो ये नहीं, काफ़ी बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये भी है कि कई सरकारी ऑफ़िसेज़ भी अब ऑनलाइन काम करने लगे हैं। छोटे-छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफ़िसेज़ होते थे, ग्राम पंचायत वगैरह भी होती थी, वो भी ऑनलाइन मूव कर गए हैं। लेकिन डिजिटल लिटरेसी जो है, वो अभी उसके हिसाब से काफ़ी कम है, जिस तरह से ऑनलाइन काम हो रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी बड़ा इश्यू अब खड़ा हो गया है। राधिका, आपको क्या लगता है इसमें कितना परसेंटेज जो है हम इंक्रीज़ देख रहे हैं या कितना ज़रूरी है और कौन से ऐसी ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल नज़र आती हैं इस वक़्त, जिनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ज़्यादा शोषित किया जा सकता है? ये ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो चुके हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को नहीं आता बेसिक। अचानक से हमें बोला गया जब से पैंडेमिक आया कि आप इंटरनेट पे जाइए, आप अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। लोगों को नहीं पता कि उनको क्या भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए। यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी जो मीडिया संस्थाएँ हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी की पर्सनल डिटेल्स पब्लिश कर देती हैं या क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी पे इतना फोकस कभी करा ही नहीं गया है। किसी को ये नहीं समझ में आता कि अगर आपका आधार कार्ड इंटरनेट पर है या आपका एड्रेस इंटरनेट पे है या आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, उससे कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कोई आपके घर आ सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। हमारे जो एल्डर लोग हैं, मतलब हमसे जो एक जनरेशन बड़े हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे दादाजी, नाना जी, उन सबको भी ऑनलाइन बैंकिंग ही करनी पड़ती है अब, क्योंकि आप बैंक फिज़िकली जा नहीं सकते। अ, और इन इन चक्करों की वजह से उनको ये नहीं पता कि अगर कोई उनको फ़ोन कर रहा है कि ओटीपी नहीं देना है या कोई बिना एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट पे नहीं जाना है। तो ये सारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत बड़े झमेले में फँसा सकती है। स्कूलों के लिए भी अगर हम देखा जाए, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कोई भी आपकी क्लासरूम हैक करके आ सकता है, कोई ज़ूम बॉम्बिंग कर सकता है, जिसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं पिछले कुछ समय में। तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत की बात है, बड़े लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है, जिनको कोई छोटी-छोटी चीज़ें बता नहीं सकता कि ये करिए, ये ना करिए, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है। बहुत ऑनलाइन हैरेसमेंट भी होता है, पर्सनल हुँ। डिटेल्स जब आपकी लीक हो जाती हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट राधिका, अभी हाल ही में हुआ था कि प्रेस क्लब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था
और उस इवेंट को किसी ने हैक कर दिया, तो वहाँ पर जो है बहुत अश्लील तस्वीरें दिखाई जाने लगी उस ऑनलाइन वेबिनार के दौरान। इस तरह के हालात से फिर इंसान जूझे कैसे? क्या आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि कौन से लोग रजिस्टर कर सकते हैं? आप पहले प्री फ़िल्टर करें? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ इस तरह की सिचुएशन के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सेफ प्लेटफॉर्म यूज़ करें। प्लेटफॉर्म पासवर्ड प्रोटेक्टिव होना चाहिए। लिंक सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करी जानी चाहिए जो वेरीफाइड हो और जिनकी जानकारी हो। जैसे मतलब बहुत आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम इस दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है हर बार। तो जैसे आजकल क्या होता है कि सिर्फ पैनलिस्ट को इनवाइट करा जाता है जूम पे और या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और बाकियों के लिए सिर्फ यूट्यूब लाइव की लिंक दी जाती है ताकि कोई उसके अंदर हैक ना कर पाए। प्रिवेसी रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जिट्सी हो गया, बिग ब्लू बटन हो गया, ऐसे प्रिवेसी रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयरों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके। अपूर्वा, राधिका ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई यहाँ पर कि किस तरह से अगर आप एचटीटीपीएस के बगैर वाले वेबसाइट यूज कर सकते हैं तो उसमें बहुत सारे जोखिम हैं। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को, और किस तरह से जो है आप जब किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं, क्योंकि आज ई कॉमर्स का दौर है, हम दुकानों में जाकर लाइन नहीं लगाना चाहते हैं कोरोना के डर से कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए। आप सब कुछ अमेजोन पर ऑर्डर कर रहे हैं, तो कैसे किन वेबसाइट्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जानकारी दें अपूर्वा। ठीक। तो सबसे पहले हम इस चीज़ से शुरू करेंगे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। जैसे कि आपका घर का पता या किसी और के घर पर आप कुछ बेच रहे हैं तो उनका पता, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और उसके साथ-साथ अपने जो फाइनेंशियल डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, तो ये सब कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप सेव करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं सामान। अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो सबको पता है, लेकिन उनके जैसे दिखने वाली भी वेबसाइट्स कई बार होती हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लुक अलाइक वेबसाइट्स का आप इस्तेमाल ना करें, उन पर ना जाएँ। दूसरी चीज़ होती है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में। तो अब आजकल कई लोगों ने अपने घर से भी बिज़नेस शुरू कर दिए हैं। कई लोग कैंडल्स बेचते हैं, कई लोग छोटे-मोटे खाने का सामान अपने घर से बेचते हैं अपनी वेबसाइट के ज़रिए। तो अगर आप उनकी वेबसाइट से भी कुछ खरीद रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अपना कार्ड मत सेव करिएगा। दूसरी चीज़ अपना एड्रेस मत सेव करिएगा और तीसरी चीज़ तभी खरीदिएगा जब वो वेबसाइट पे जो शुरू में www से पहले जो वर्ड होता है वो होता है एचटीटीपीएस। अगर वो एचटीटीपीएस कोलोन नहीं और है, डबल हैश। सॉरी, एचटीटीपीएस कोलोन होता है, दो इन्वर्टेड लाइंस होते हैं, उसके बाद वो राइट, उसकी शुरुआत होती है। या सो ऑलवेज टेक केयर कि आप उसी वेबसाइट से खरीदें जो एचटीटीपीएस हो। अगर कोई आपका दोस्त कुछ शुरू कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें भी बताएं कि अपनी वेबसाइट को पहले एचटीटीपीएस करें, क्योंकि इसका मतलब वो इनक्रिप्टेड होती है। जो ट्रैफिक आपका जाएगा उस वेबसाइट से वो इनक्रिप्टेड रहेगा, तो एक सिक्योरिटी की लेयर ऐड हो जाती है। लेकिन ये कहने के बाद मैं एक चीज़ और बोल दूँगी कि अपने एड्रेसेस कहीं भी सेव मत करिए। अगर सेव हो तो उन्हें हटा दीजिए। पिछले 2-3 महीने से हम बहुत सारी लीक्स देख रहे हैं। एयर इंडिया डेटा लीक हुआ अभी, डोमिनोज़, बिग बास्केट एक्सेट्रा का भी अभी डेटा लीक हुआ। उससे पहले मोबीक्विक का भी डेटा लीक हुआ था, जिसमें कई लोगों के कार्ड नंबर निकल गए थे, डोमिनोज़ में एड्रेस निकल गए थे, एयर इंडिया में पासपोर्ट वगैरह सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपना डेटा शेयर ना करें, सेव ना करें वहाँ पर। एक बार इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाएँ। बार-बार वो थोड़ा समय ज़रूर लेता है, लेकिन आपको थोड़ा-सा प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करता है। मतलब वो जो ट्रांजैक्शन करने के बाद नॉर्मली एक मैसेज आता है, एक नीचे एक छोटा-सा चेक बॉक्स होता है जिसमें लोग कहते हैं कि आप इसे टिक कर दें तो पासवर्ड सेव हो जाएगा फॉर ईज़ियर ट्रांजैक्शंस, ताकि राइट, सहूलियत हो अगली दफ़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए। वो थोड़ी-सी जो सहूलियत है, जो टाइपिंग से आप हाँ, बचना चाह रहे हैं अगली दफ़ा, वो आपको महँगा पड़ सकता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा। राधिका, ये जो एयर इंडिया के डेटा ब्रीच की बात की अपूर्वा ने, अब हमें पता चला कि जिस तरह के जो फ्रीक्वेंट फ्लाइंग मेंबर्स हैं, उनके पासपोर्ट नंबर्स, उनका फ्रीक्वेंट फ्लाइंग कार्ड नंबर, ये तमाम चीज़ें 45 लाख कम से कम पैसेंजर्स की शायद लीक हो गई। अ, एक ज़रूर ये मन में सवाल आता है कि अगर ये लीक हो भी जाए, इन सब चीज़ों को किस तरह से फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? खतरे कौन से बड़े हैं? जी, एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूँगी। कई बार आपके पास ऐसा होता होगा कि आपके पास बड़ी रैंडमली ईमेल आती होंगी कि ये खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, मैसेज आ रहे हैं, वज़न घटाओ। ये इन लोगों को आपके नंबर कैसे मिलते हैं? इन्हीं डेटा लीक से।
तो अगर आप सोचिए, अगर इन लोगों को आपका नंबर मिल गया, आपके पासपोर्ट में क्या-क्या जानकारी नहीं होती, आपका एड्रेस होता है, आपका नाम, पता, आपके पिताजी का नाम, कई लोगों मैं और जो मतलब अगर अगर तरीके से आधार कार्ड भी होते हैं लोगों के, बहुत पैन कार्ड ये सब, जिनमें हम सबकी बहुत पर्सनल डिटेल्स होती हैं। तो ये बहुत मतलब अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक होती हैं, तो ये मतलब आसानी में चीज़ या कैजुअली लेने वाली चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगे कि आप किसी डेटा लीक का पार्ट है और आपका कार्ड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी सेव्ड है, तो आप अपने जाके पासवर्ड्स बदलें, आप अपने कार्ड्स के पिन नंबर्स बदलें। मतलब अगर कार्ड मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कार्ड ब्लॉक करवाना, नया कार्ड इश्यू करवाना, थोड़ा बहुत ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, पर एटलीस्ट आप ये करें कि आपके जो मतलब सीवीवी नंबर है या इन सब चीज़ों को आप बदलें। क्योंकि ये सारी जो जानकारी होती है, इससे बहुत अगर ये गलत हाथों में आ जाए, जो अगर डार्क वेब पे चली जाए, कोई ये जानकारी खरीद ले, तो मतलब ये जो मैसेज आते हैं पूरे दिन कि ये खरीदो, वो खरीद लो, ये तो फिर भी एक छोटी-सी इनकन्वीनियंस है। हुँ, इससे भी बड़ी-बड़ी इनकन्वीनियंसेस हो सकती हैं। मतलब आपके लोगों की फ्रॉड पूरी होने के आइडेंटिटी भी चांसेस क्लोन की जा सकती है? उनकी बिल्कुल, क्यों शख्सियतें नहीं की क्लोन जा की जा सकती? सकती हैं? क्यों और होता है, ये सब बहुत होता है, ये बहुत आम मतलब ये चीज़ें होती हैं और आजकल के ज़माने में तो ये ज़्यादा हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो-जो आप इन्फॉर्मेशन पलट सकते हैं, हटा सकते हैं, वो आप करें। क्योंकि अगर ये गलत हाथ में आ गई तो बहुत दिक्कत हो सकती अपूर्वा, जैसा आपने कहा कि भई आप अपने जो है नेम एड्रेसेस ना सेव करें। अगर हम देखें कि जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री होती है कंप्यूटर में, सोचिए अगर हम अपने घर पे अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ब्राउज़िंग हिस्ट्रीज़ को रह रहकर क्लियर आउट करें या उसे भी जो है कोई एक्सटीरियर फ़ोर्स हैक कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है हमारे खिलाफ? देखिए, हिस्ट्री वगैरह रेगुलरली आपको क्लीन तो करते रहना चाहिए। उससे आपके जो डिवाइस में भी टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होते हैं, वो हट जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हैक करने की बात आई, तो जैसे आपके डिवाइस पे किसी ने स्पाईवेयर या मैलवेयर डाल दिया, तो ये लाइक्लीहुड ज़रूर होता है कि आपकी हिस्ट्री भी वो देख पाएगा। समथिंग सिमिलर हैपेंड जब पेगासस 2017 में हुआ था तब, जब अलिजिडली कई एक्टिविस्ट्स के डिवाइस पर स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया था। तो यही कुछ सिमिलर चीज़ हुई कि जो जो उनके डिवाइस पे फाइल्स थी, जिस या फिर वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, किस चीज़ पर क्लिक कर रहे थे, वो भी दिखा। तो ये तो बहुत लाजिम है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी, अगर आपके डिवाइस में कोई ऐसा मेलवेयर या स्पाईवेयर है जो ये सब देख सकता है, तो और लोगों तक जा सकती है। और ये पता कैसे चले किसी को कि मेरे फ़ोन में कोई स्पाईवेयर या मैलवेयर डाल दिया गया है? मेरा फ़ोन जो बड़ा इनोसेंट सा नज़र आता है मुझे जिसमें कैमरा एक्सेस दिया हुआ है, लोकेशन एक्सेस दिया हुआ है। क्या ये स्पाईवेयर्स फ़िज़िकली ही डालने पड़ते हैं या फिर रिमोटली भी जो है कोई इन स्पाईवेयर्स को आपके फ़ोन में डाल सकता है? तो स्पाईवेयर आराम से आपके रिमोटली भी आपके फ़ोन पे डाला जा सकता है। इससे बचने के लिए एक चीज़, हम अपने सारे एसएफएलसी डिजिटल सिक्योरिटी सेशंस कराते हैं और अपने सारे जो भी ऑडियंस होते हैं उनको ये कहते हैं कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तो कई बार जैसे आपके पास मैसेज आया कहीं से, आपको लगा क्या है, मैं खोल के देख लेती हूँ, तो आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। हो सकता है वो आपके डिवाइस में कुछ इंस्टॉल भी कर दे। अब स्पाईवेयर या मैलवेयर जो होते हैं, वो इमेजेस और पीडीएफ्स और भी जो कई फाइल फॉर्म्स होते हैं, उनके ज़रिए भी आपके डिवाइस पे दिए जा सकते हैं। तो कई लोग जैसे क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड लगा के रखते हैं। तो उस ऑटो डाउनलोड से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी ने एक पिक्चर भेजी है और उस पर स्पाईवेयर या मैलवेयर एम्बेडेड हुआ, तो वो अपने आप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, हुँ, तो और इंस्टॉल हो जाएगा। इसको पता करने के कोई कॉन्क्रीट तरीके तो नहीं होते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी जाने लगेगी। आप बहुत छोटे-छोटे साइन्स होते हैं, जो हो सकता है कि आपका फ़ोन पुराना हो रहा हो इसलिए भी हो, हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ ये साइन्स सिमिलर होते हैं, जैसे बैटरी बहुत जल्दी जाना, ऐप्स अपने आप उड़ जाना, या कोई रैंडम ऐप्स अपने आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाना, या फिर किसी को अपने आप से फ़ोन मिल जाना। जो सस्पिशियस बिहेवियर होता है इसका मतलब, उस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपका फ़ोन मोबाइल डेटा पे चल रहा हो, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल डेटा जल्दी-जल्दी खर्च होने लगे। तो ये भी एक छोटा-सा साइन होता है कि हो सकता है फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो रही है। हुँ।
मुझे चिंता होने लगी है आपकी इन बातों के बाद में। मेरे फ़ोन की बैटरी की हालत जो मेरी तरह ही हो गई है। मैं दिन भर एग्ज़ॉस्टेड रहती हूँ, फ़ोन भी आजकल थका हुआ रहता है, इसकी बैटरी को रह-रह के चार्ज करना पड़ता है। लेकिन राधिका, जो एसएमएसेस के ज़रिए भी आजकल बहुत सारे मैसेजेस ख़ास करके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आर्थिक दिक्कतों से गुज़र रहे हैं कोरोना के इस दौर में, जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, सैलरीज़ घट गई हैं, एक कॉमन मैसेज आजकल देखने को मिलता है, घर बैठे आप 30,000 रुपए कमाइए, घर बैठे आप इतने रुपए कमाइए। और बहुत सारे ऐसे मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं जो अपने आप में इलीगल है, गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उन्हें 1000-2000 रुपए देते हैं। ये कितना बड़ा एक चैलेंजिंग सेक्टर है। उस तरह के एसएमएसेस को क्या ओपन करने से भी खतरा होता है कि आपके फोन में जो है कोई मैलवेयर आ सकता है? देखिए, अब ना ये तो आप नहीं कह सकते कि एसएमएस मत खोलो, वो तो कई आप देख ही लेते हो नोटिफ़िकेशन बार में, नोटिफ़िकेशन सेटिंग में, ये सब तो मतलब देखने में आ ही जाता है। पर जनरली उसमें क्या होता है, उनमें लिंक्स होती हैं, कि आप ये लिंक पे क्लिक करें, आपको बताएगा, आप ये करें, आपको बताएगा। तो ये लिंक क्लिक करने से अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप पब्लिक वाईफ़ाई से कनेक्ट ना करें, और पब्लिक वाईफ़ाई से जैसे ये जो ऐसे एयर इंडिया वो रेलवे की होते हैं पब्लिक वाईफ़ाई, या आप सिटी जा रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक वाईफ़ाई है, उस पे मैलवेयर अटैक का बहुत खतरा रहता है। हमें अगर हम किसी ज़रूरत में पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ भी कर रहे हैं, तो हमें फ़ाइल अपने फ़ोन की फ़ाइल शेयरिंग बंद कर देनी चाहिए, ताकि कोई भी डेटा बाहर जाए और आए नहीं। और जैसे सिक्योर ब्राउज़र होते हैं, जैसे टॉर हो गया, ब्रेव हो गया, इनका इस्तेमाल करें, तो ये जो फाइल शेयरिंग क्रोम कहाँ की से तरह। बंद कर सकते हैं राधिका हम? कैसे बंद कर सकते आपके हैं? फ़ोन के सारे अलग हर फ़ोनों में अलग-अलग होता है, पर एंड्रॉयड फ़ोन में होती है फ़ाइल शेयरिंग बंद करने का ऑप्शन ओवर वाईफ़ाई। वाईफ़ाई सेटिंग्स में जाके होता है कि आप वाईफ़ाई से आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। जैसे जब हम कई लोगों का जैसे ऐसे होता है ना कि अपडेट है, तो योर फ़ोन विल ओनली अपडेट ऑन वाईफ़ाई कनेक्शन। इस तरीके से फ़ाइल शेयरिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। ओके। तो ये लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में मैं आप लोगों से दोनों से ये भी जानना चाहूँगी, राधिका स्टार्टिंग विथ यू, कि अगर किसी के साथ इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, लेन-देन में आपको पता चलता है कि भई आपके कार्ड का आपको लगता है कोई मिसयूज़ हो रहा है, लोगों के पास कानूनी ऑप्शंस क्या है? कंज्यूमर अदालतों के बारे में हम सोचते सुनते ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रोसेस अपने आप में क्या ज़्यादा लंबा होता है? क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? बेस्ट लीगल ऑप्शंस क्या हैं लोगों के लिए? सबसे पहले तो आई मीन प्रैक्टिकली तो कार्ड ब्लॉक करवा के कंप्लेंट रेज करनी चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है बैंक में, और उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट आई मीन जब आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप उसको फ्रॉड की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अगर सड़क पे चलते हुए आपकी चेन खिंच जाए, या आपके बैंक से मतलब रैंडमली पैसा निकाला जाए, तो जिस तरीके से आप फ्रॉड को ट्रीट करते हैं, पुलिस स्टेशन में आप जाके एफआईआर करवाएंगे, उसके बाद ड्यू प्रोसीडिंग्स के तहत उसकी जांच पड़ताल होगी, तो वही एक प्रोसेस होती है। पर कंज्यूमर कोर्ट से पे आप ऐसे जाके तो मतलब आप बैंक की तो मतलब जनरली अगर आपको कोई फ़ोन करके बोल रहा है, आरबीआई जैसे मैसेज इशू करता है कि ओटीपी मत बताएं, किसी को अपना सीवीवी मत बताएं, कार्ड डिटेल्स ना दें। और हम सबको ये भी पता है कि हमें मतलब एजुकेटेड जो लोग थोड़ा इन सब चीज़ों में हैं, उनको पता होता है कि आप ये सब ना करें। तो अब हुँ, आप कंज्यूमर को कंप्लेंट तब रेज़ करेंगे ना जब आपको पता लगेगा कि किसने आपके साथ हुँ, फ्रॉड करा। हुँ। तो ये खास करके अभी अपूर्वा, चूँकि अब मोबाइल मनी की हम बात करते हैं, पेटीएम हो, गूगल पे हो, यूपीआई पेमेंट्स हो, इन सब में कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और यहाँ अगर लोगों को लगता है कि उनके पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है, तो वो कहाँ कौन-सा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? देखिए, यूपीआई जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, ये सब अकाउंट एग्रीगेटर्स कहे जाते हैं। इसका मतलब कि ये इंटरमीडिएरी होते हैं आपके और आपके बैंक के बीच में। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास यूपीआई में कोई रिक्वेस्ट आए या कोई आपको फ़ोन करके कहे कि गूगल पे में हमें पैसे भेज दो, इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करके, तो वो आपको नहीं करना है। आजकल ये बड़ा चल रहा है कि लोगों के पास फेसबुक में मैसेज आ जाते हैं कि हुँ, मुझे अचानक से पैसे की ज़रूरत है। मुझे आपके किसी दोस्त की आईडी से मैसेज आएगा आपको कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस लिंक को क्लिक करके पैसा अप्रूव कर दो, या मैंने तुम्हें गूगल पे रिक्वेस्ट भेज दिया, उसे अप्रूव कर दो। लेकिन जब आप कुछ अप्रूव करें, इसका मतलब आपका पैसा आपके दोस्त पे जा रहा है। आप अपने दोस्त को फ़ोन करके सच में एक बार चेक कर लीजिए कि तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ से थोड़ी-सी कोताही बरतनी पड़ेगी कि अपने दोस्त को आप फ़ोन करके चेक करें, क्योंकि आजकल अकाउंट भी बहुत हैक हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी ये चल रहा है कि किसी और आपके दोस्त की पिक्चर के साथ पता चले आपके पास मैसेज आ जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से गूगल पे के थ्रू या पेटीएम या फिर फ़ोन पे के थ्रू पैसे कटते हैं, तो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप इसको रेज़ करें सबसे पहले। उन सबके पास एक ऑप्शन होता है कि ये पेमेंट आपने नहीं की है, आप अपनी टिकट रेज़ करें, अपनी कंसर्न रेज़ करें। दूसरी चीज़ होती है, आप अपने सबसे पहले जाके बैंक को कॉल करें और बोलें कि ये ट्रांज़ैक्शन मुझे नहीं करना था या ये मैंने नहीं किया है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ होती है उसके बाद जाके एफआईआर कराना, जैसे राधिका ने बताया। तो ये ज़्यादातर साइबर सेल होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वहाँ पे जाके एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन वही है कितने कि केसेस में इंटरनेट साइबर सेल की कार्रवाई हो भी पाती है? मतलब बहुत ज़्यादा क्या इफ़ेक्टिव है परसेंटेजेस जहाँ पे कुछ डिलीवर हो पाता है आउटकम, या ये कागज़ों में सिमट कर रह जाते हैं केसेस ऐसे ज़्यादातर? देखिए, ये तो इसमें स्टैटिस्टिक्स मेरे पास अभी नहीं है कोई कोट करने के लिए, लेकिन हाँ, वो लोगों के पास भी बहुत काम होता है और केसेस आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेट ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दिल्ली में कुछ हुआ है तो दिल्ली के दिल्ली में ही आपको कोई मिल जाएगा, या इंडिया के इंडिया में ही आपको जिसने मर्डर किया है वो मिल जाएगा। इंटरनेट तो ऐसी जगह है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए यूएस में बैठा हुआ इंसान हो सकता है कि आपके यहाँ पे आपके इंडिया में बैठे हुए आपसे पैसे उड़ा। तो वो जो टेरिटरी का इशू हो जाता है वो भी इसमें कंसिडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से समय बहुत लग जाता है हम लोगों को भी रिसर्च करने में, ढूंढने में, लीगल रिक्वेस्ट पास करने में। तो इसमें जो बैरियर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उसके मुकाबले कि आप जाएं सिंपल एफआईआर करा दें कोर्ट में कि ये इंसान मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं जो साइबर सेल्स को चैलेंजेस ये फेस करने के। और बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स भी दी आपने। ज़रूरी है लोगों को याद रखना कि देखिए आपके फ़ेसबुक पेजेज़ की भी आजकल बहुत क्लोनिंग होती है। कोई कॉपीकैट अकाउंट बनाकर भी जो है आपको मैसेजेस भेज सकता है, तो फ़िशिंग अटैक्स उस तरीके से भी हो सकती हैं। आखिरी सवाल आपसे राधिका जानना चाहूँगी मैं कि आज की तारीख में अब जब इंसान घर बैठे दिन भर अपने फ़ोन और लैपटॉप से चिपका हुआ है लिटरली फेविक्विक की तरह, बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल होने लगा है। लोगों को लगता है कि अगर हम ब्राउज़र की जगह ऐप्स का इस्तेमाल करें तो बेटर होगा। ऐप्स की सिक्योरिटी को लेकर आप कौन से प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो भी ऐप आपके आईट्यून स्टोर में हो, एप्पल स्टोर में हो या किसी और स्टोर में वो सेफ ही हो सकता है उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों का डर रहता है कि ये कहीं कोई चाइनीज़ अटैक वाली ऐप्स तो नहीं है, तो वो कैसे पहचानें? 2-3 चीज़ों का ज़्यादातर ख़्याल रखना पड़ेगा इसमें। ये है कि जब आप ऐप डाउनलोड करें उससे पहले आप ये देखें ये ऐप किसने बनाई है। जैसे आरोग्य सेतु फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखें कि वो क्या किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने बनाई है। बहुत आसान होता है आजकल गूगल करके ये सब चीज़ें पता करना। देखिए कि जो भी ऐप बनी है, जो भी आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो एक ऑथेंटिक डेवलपर की बनाई हुई ऐप है। प्ले स्टोर, आईट्यून्स, ऐप स्टोर, सब में ये आता है कि किसने बनाई है ऐप। उसकी रेटिंग देखें, उसके रिव्यू भी देखें। ऐसे ही बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी फ्लैशलाइट को आपके कॉन्टैक्ट की, आपकी गैलरी की ज़रूरत नहीं है। अपनी परमिशंस बहुत सँभाल कर दें। कोई भी ऐप को अगर मतलब कोई फ्लैशलाइट आपको क्या ज़रूरत है आपके कॉन्टैक्ट्स को देखने की, या आपके फ़ोन को एक्सेस करने की या कॉल्स करने की, ठीक है? ऐसे ऐप से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर ये सारी ऐप्स आपसे ये सब परमिशन माँगती हैं, तो इन परमिशंस को मत दीजिए, क्योंकि ये आपका डेटा ले सकती हैं। ये इसमें बहुत खतरा होता है। जैसे बहुत सारी गेमिंग ऐप्स होती हैं, वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन माँगती हैं। वो मत दें, बिल्कुल भी ना दें वो। और अभी भी जो भी मतलब, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, स्वाभाविक है। इंटरनेट इतनी जल्दी मतलब एक्सपैंड हुआ है कि किसी को जैसे मान लीजिए कल मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी। अब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ट्विटर पर अगर आपको अपने 10 साल से आप ट्वीट कर रहे हैं, आप ट्वीट्स डिलीट करना चाहते हैं, तो या तो एक-एक करके ट्वीट डिलीट करना होगा, या किसी ने कहा कि एक ट्वीट डिलीट आईटी करके ऐप है, उसके ज़रिए आप जाएँगे तो आप सारे ट्वीट्स डिलीट कर सकते हैं। इस तरह के जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं या ट्वीट डेक है, आपने ट्वीट कर दिया, एक टाइमिंग पे आपने रख दिया, बाद में ट्वीट हो रहा है। क्या ये उस प्राइमरी साइट के साथ लिंक्ड है, या फिर आप जोखिम उठा रहे हैं इन इस तरह के एक्सटीरियर
सॉफ्टवेयर ऐप्स को यूज़ करके? देखिए, अगर डेवलपर उसका सर्टिफ़ाइड है, वेरिफ़ाइड है तो फिर मतलब ट्वीटडेक जैसी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। पर वो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ भी आपका तो आप ये सोचिए आप जितनी ज़्यादा ऐप यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी, उतना हुँ, आपका ऑनलाइन बिहेवियर मॉनिटर होगा। तो इसीलिए आई मीन मतलब अपूर्वा ने भी ये पहले बात कही कि थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है कि जैसे कार्ड बार-बार डालने में। पर ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपको ये सारी ऐप डाउनलोड करनी है तो पहले ये देख लीजिए किसने बनाई है ऐप, क्या रिव्यू है, क्या उसके खिलाफ कोई फ्रॉड कंप्लेंट तो नहीं आई है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जानना, डाउनलोड ओके। करने से पहले। बिल्कुल फाइनल वर्ड अपूर्वा, एक जो सवाल लोगों के मन में ज़रूर आता होगा कि हम काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर जाते हैं तो उसमें कहता है कि योर ब्राउज़र यूजिंग कुकीज़। कुकीज़ जहाँ पे आ जाते हैं, उसको कैसे देखा जाए? क्या उससे सँभलने की ज़रूरत है या वो सेफ़ होते हैं? वेल कुकीज़ जो होते हैं वो आपका जैसे आप उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आप कहाँ क्लिक करते हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, कितने बजे आपने उस वेबसाइट को इस्तेमाल किया, ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनको कुकीज़ ट्रैक करती हैं। तो बचने की ज़रूरत तो है ही क्योंकि जितना ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा अमीर कंपनीज़ कौन-सी हैं? टेक्नोलॉजी कंपनीज़। तो जितना ज़्यादा वो आपका डेटा इकट्ठा करेंगी, उतने अच्छे से प्रोफाइलिंग कर पाएँगी और फिर डेटा थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग भी बहुत होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो डेटा हो सकता है एक छोटी-सी वेबसाइट पे इकट्ठा कर रही हो, वो गूगल के पास ना जा रहा हो या वो फेसबुक के पास ना जा रहा हो। तो डेटा शेयरिंग भी होती है, तो आपको ऑब्वियसली कुकीज़ से बचने की ज़रूरत है। अब क्या होने लगा है कई न्यूज़ वेबसाइट्स में आप जाते हैं या किसी और नई वेबसाइट में जाते हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि वी कलेक्ट कुकीज़, डू यू एक्सेप्ट इट? तो कई लोग उससे मना कर देते हैं। तो एक ये बहुत छोटा सॉल्यूशन है कि आप डिक्लाइन कर दें अपनी कुकीज़ या मना अपनी कर दें हिस्ट्री। लेकिन फिर आप खबर पढ़ भी नहीं पाते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स हाँ, पे। दैट्स एक्चुअली अ मेजर इश्यू। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके बाद जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के पास तो जीडीपीआर है, इंडिया के हुँ, पास नहीं है, तो आप खुद भी इंडिया में देख ही रही हैं कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। तो वो करेक्ट। भी एक रीज़न है कि इंडिया में हम लोग कुकीज़ हमेशा एक कुकीज़ ज़्यादा हमारी वेबसाइट्स पे दिखती हों या ज़्यादा एक्सेप्ट करनी होती हो, क्योंकि एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसके कारण व्हाट्सएप प्राइवेसी केस और रोज़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमें नए केसेस ही देखने को मिल जाते हैं। और वहाँ जो है अपूर्वा, राधिका जैसे जो यंग वॉइसेस हैं, वो लगातार संघर्ष जारी रखे हुए हैं कि कैसे इंडिया में डेटा प्राइवेसी को सशक्त बनाया जाए, इसे लेकर ठोस नीतियाँ बनाई जाएँ। वो नीतियाँ जब बनेंगी, तब बनेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मीडिया बुद्धि के इस एपिसोड में। मुझे बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर मिली हैं। उम्मीद करती हूँ कि दर्शक आप भी सतर्क हो गए होंगे इन छोटी-छोटी बातों को लेकर जब-जब आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद भी सीखिए और ज़रूरी बात है कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डरली सिटिज़न्स हैं, उन्हें भी ज़रूर सतर्क करें और उन्हें आप इन प्रैक्टिकल बातों के बारे में ज़रूर बताएँ। तो मीडिया बुद्धि का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप हमें ट्वीट करके जानकारी दे सकते हैं। फिर हाज़िर होंगे किसी और नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।